हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जनरल कैरेक्टर के बारे में सेल्स के। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। हमने आपको बोला था कि हम आपको अगली वीडियो में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे, तो हम जल्दी जल्दी से पहले फिगर में समझ लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, सेल में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी का फॉर्मेशन, ऊर्जा का निर्माण करता है। वैक्यूल जिसे रिक्तिका बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस होता है जिसे गोल्जी काय बोलते हैं। सेल वॉल होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो एक वॉल में अरेंज होते हैं। मतलब कोशिका जो होती है उसकी एक कवरिंग होती है, जो उसके सारे ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें कवरिंग में अरेंज होते हैं। हर एक ऑर्गन तो अपनी जगह पे अरेंज है, हर ऑर्गन अपनी जगह पे अरेंज है। इसके बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य बोलते हैं। और जो लिक्विड एक और होता है, एक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर भी फिलअप होता है। जैसे यहाँ पे होता है जीव द्रव्य, वैसे इसमें भी होता है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने अभी आपको डायग्राम में समझा दिया है, अब हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स में सेल वॉल के बारे में हम जानते हैं। सेल वॉल को कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। सेल वॉल एक कवरिंग होती है, सेल वॉल एक कवरिंग होती है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईटीसी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे अरेंज होते हैं। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोलते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को मोस्टली पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पे एक साइकिल चलती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं ये। और इसमें क्या होता है, इस साइकिल के फलस्वरूप एटीपी रिलीज होते हैं और उन एटीपी से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है। इस क्रेब्स साइकिल की खोज क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने की थी। हमने जान लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अब हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली बेसमेंट का वर्क करता है, आधार प्रदान करता है और इसे हम हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये बेसमेंट का काम करता है, ये सेल को एक प्रकार से आधार प्रदान करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्टली जो वर्क होता है वो होता है वसा और प्रोटीन का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरीके का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। हमने इतना जाना, अब हम जानते हैं राइबोसोम के बारे में। अब हम 4 नंबर देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की थी और राइबोसोम का मोस्टली जो वर्क होता है वो होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। अब हम जानते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बारे में। केंद्रक को कंट्रोलर भी बोलते हैं या फिर ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, इसे ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जो हमारा केंद्रक होता है
ये एक तरीके से पूरे सेल को कंट्रोल करता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है और डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स ये सब भी पाए जाते हैं। हमारे न्यूक्लियस में प्रोटीन 80% और डीएनए 10% होता है। जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम खोजा था डी डुवे ने। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डेड ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, उनका भक्षण कर लेता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इसमें इतनी पावर होती है कि ये किसी भी सेल ऑर्गेनल को ख़त्म कर देता है, मतलब डाइजेस्ट कर देता है। ये जब कोई भी सेल ऑर्गेनल काम करना बंद कर देता है, ये डेड हो जाता है, तो उसे पचा लेता है एक तरीके से। इसलिए पाचक की तरह भी ये काम करता है। और इन केस जब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी सेल ही डेड हो जाती है, कोई भी ऑर्गन वर्क नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये सब जब ऐसा हो, इन सिचुएशन में जब कोई भी वर्क नहीं करता है, तो ये क्या करता है कि एक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, खुद ही फट जाता है और पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें पचा देता है। मतलब इन केस किसी भी सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, अगर सारे डेड हो गए हैं, तो वो क्या करता है, खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, देन सारी जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं डेड, उनको डाइजेस्ट कर देता है। हमने लाइसोसोम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गाल्जी बॉडी के बारे में। गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है उष्मा का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना एनर्जी का। जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एनर्जी का, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। लेकिन गोल्जी बॉडी जो होती है ये ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करती है। और गोल्जी बॉडी जो टर्म था ये कैमिलो गोल्जी ने दिया था, इन्हीं के नाम के बेस पे इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा था। अब हम जानते हैं, जैसे कि हम वर्क कर रहे हैं, कोई पार्टिकुलर एक ऑर्गन से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सारी एटीपी ख़त्म हो गई, सारी एनर्जी ख़त्म हो गई, तो वो तो पैरालाइज्ड हो जाएगा ना एक टाइम के बाद। लेकिन नहीं, उसे मेंटेन कौन करता है? जैसे हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी भरी पड़ी है, लेकिन हम सिर्फ हाथ से काम किए जा रहे हैं, तो हमारे हाथ की एनर्जी ख़त्म हो गई, तो सिर्फ हाथ नहीं थकता ना, पूरा शरीर थक जाता है। तो क्या होता है कि हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए कि हाथ काम कर रहा है, तो उसे थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे। तो ये काम कौन करता है? ये काम गोल्जी बॉडी करता है कि वो जहाँ पे नहीं होती है, मतलब जहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, वहाँ पे एनर्जी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे रिचनेस है एनर्जी की, वहाँ से जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ इक्वल कर देता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का वर्क होता है ये गोल्जी बॉडी करता है। अब हम जानेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल को रसधानी बोलते हैं, रसधानी या रिक्तिका भी बोलते हैं। तो वैक्यूल का वर्क ये होता है, हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में 60% वाटर होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर होता है। अब हम सोचेंगे कि यार हम पीते हैं तो 2-4 किलो 5 किलो ही हैं, लेकिन इतना पानी कहाँ से आ जाता है? तो हमारे स्टमक में नहीं होता है पानी, हमारी सेल्स में वाटर होता है। अब कैसे होता है? जो हमने अभी आपको सेल का फिगर दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने वैक्यूल दिखाया हुआ है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से। और वैक्यूल में आप देखिए ये एक स्पेस होता है, एक तरीके से खाली जगह होती है जहाँ पे हमारा वाटर फिलअप होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे